हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। हमने प्रीवियस वीडियो में डुब्राइनर के ट्रेड वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। मींस कि किस टाइप से डुब्राइनर ने जो है क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी की थी, एलिमेंट्स को किस टाइप से अरेंज किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देना। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने एक लॉ बनाया था जिसका उन्होंने नेम रखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब उस लॉ में क्या था, मींस हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे साइंटिस्ट ने बनाए थे, कैसे इनकी लिमिटेशंस थी कुछ, जिसकी वजह से नेक्स्ट साइंटिस्ट ने बनाया। तो ये सब आप देख लीजिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक कर लेना। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ओके। जो हमने पहले पढ़ा था, मींस डुब्राइनर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन ही दी थी एलिमेंट्स की, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से फिर न्यूलैंड ने जो है क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी की थी। अब वो देख लेते हैं उन्होंने क्या किया। जो डुब्राइनर थे उन्होंने 1817 में जो है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी थी, और इन्होंने दी है इन 1866। रिमेंबर दिस थिंग, इन 1866. In 1866, John Newland, means it is the full name of Newland, John Newland, arranged then non-element in order of increasing atomic masses. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जॉन न्यूलैंड ने जो जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, जितने भी, अभी तो 118 है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 118 एलिमेंट्स अभी है, बट उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स नहीं थे, इससे कम एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे, तो जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, उन सबको एक ग्रुप, मतलब एक साथ लगा दिया। किस टाइप से? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास मीन्स वो कितना, उसमें कितना ज़्यादा वेट है, कितना ज़्यादा वो लाइट है, दैट्स ऑल। मीन्स जो सबसे कम वेट का, जिसका सबसे एटॉमिक मास सबसे कम था, वो सबसे पहले, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास का उससे आगे, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास का उससे आगे, उससे ज़्यादा, ऐसे ही उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन एंड एंडेड विद थोरियम, विच वॉज द 56th एलिमेंट। देखो उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे टोटल। देयर वॉज टोटल 56 एलिमेंट इन 1866, जब न्यूलैंड ने डिस्कवरी की थी क्लासिफिकेशन ऑफ, व्हेन ही गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे। उसमें से जब उन्होंने मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज्ड एटॉमिक मासेस, तो उसमें जो उनका सबसे पहला जो एलिमेंट था, दैट इज हाइड्रोजन। द फर्स्ट एलिमेंट इज दैट हाइड्रोजन। और जो लास्ट एलिमेंट था थ्योरम। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, मीन्स 56th एलिमेंट, क्योंकि 56 एलिमेंट ही तो थे ना उस टाइम पे। सो लास्ट एलिमेंट यू कैन से, और द 56th एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज थोरियम, okay, that is thorium, and first element is hydrogen. Now come to point number 3rd. The properties of every 8th element are similar to that of the first element. कि हर एक 8th element की जो property थी वो first के similar थी. I know this is not clear to you. Yes. So I am giving the example. Just listen it carefully. So means ऐसे था, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे पास देखो, हमारे पास हम बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, नाइन्थ एंड सो ऑन, ओके। सो मीन्स हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, सेकंड की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, थर्ड की भी होगी, फोर्थ की भी होगी, मीन्स इनकी सेम नहीं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ की भी होगी, सिक्स्थ की भी होगी, सेवन्थ की भी होगी। अब जो सेवन्थ तक जो प्रॉपर्टीज़ थी दे आर डिफरेंट, ठीक है। बट जो 8th एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के इक्वल थी, फिर जो 9th एलिमेंट था उसकी सेकंड के इक्वल थी, फिर जो 10th एलिमेंट होगा उसकी थर्ड के इक्वल। सो मीन्स इस टाइप से यही पॉइंट नंबर 3rd में बताया गया, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट की हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी जो दैट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी, एंड 9th जो एलिमेंट होगा उसकी सेकेंड एलिमेंट की। सो दैट्स अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको हम और क्लियरली पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन।
फिर क्या हुआ कि जो न्यूलैंड थे उन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने जो इन्होंने कंसेप्ट रखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है और 7 एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद 8th एलिमेंट से फिर वही सेम प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को किससे कंपेयर करा? ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स इन म्यूज़िक। ऑक्टेव्स और नोटेशन, यू कैन से नोटेशन एंड ऑक्टेव्स क्या होते हैं म्यूज़िक के, जैसे कि सा रे ग म, ठीक है, दैट इज़ द ऑक्टेव्स, और यू कैन से द notations of the music. First is सा, then रे, then ग म प ध नी। अब देखो क्या है, 7 है यहाँ पे, सा रे, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7th, सा रे ग म प ध नी नी। फिर जो 8th है वो क्या है, फिर से सा रे ग म प ध नी सा, मतलब जो 8th एलिमेंट है वो फिर से जो मतलब जो 8th वाला जो नोटेशन है दैट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट। तो उन्होंने इसको जो अपने जो इन्होंने एलिमेंट्स को जिस टाइप से लगाया था उसको कंपेयर किससे करा? ऑक्टेव से करा, फिर नोटेशन से करा म्यूज़िक की। जैसे म्यूज़िक में सा रे ग म प ध नी तक 7 है, उसके बाद फिर से जो 8th है वो फिर सा आ जाता है, सा रे ग म प ध नी सा, मीन्स जो 8 है वो फर्स्ट के सिमिलर है। ऐसे ही उन्होंने अपने एलिमेंट्स लगाए थे कि 7 जो स्टार्टिंग के 7th एलिमेंट्स उनकी सिमिलर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, बट जो 8th वाला था उसकी फिर फर्स्ट से इक्वल, फर्स्ट के जैसी, और जो 9th था उसकी सेकंड के जैसी। सो दैट्स वाई ही कंपेयर्ड इट टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक, और उन्होंने इसको इससे कंपेयर किया था। दैट्स वाई उन्होंने अपने लॉ का नेम भी लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा था। दैट्स वाई द लॉ ऑफ न्यूलैंड इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। आफ्टर देन 1 point is left and in west they use the notations। देखो इंडिया में जो है, हमारी कंट्री में क्या होता है, जो नोटेशंस है म्यूज़िक की दैट इज़ सा रे ग म प ध नी सा, राइट। बट इन वेस्ट दैट इज़ दो रे मी फा सो ला ती। मीन्स हमारे इंडिया में तो क्या होता है, कैसे बोलते हैं इनको, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, दैट्स ऑल। बट इन वेस्ट दैट इज़ दो रे मी फा सो ला ती। सो मीन्स इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, बस बताने के लिए है कि वेस्ट में ऐसे होता है। So let's move on to the next topic. I hope this is clear to you. If it is not clear to you, so first reverse the video and watch it again, then come to the next topic. It's my suggestion to you. So my next topic है limitations। means हमने जो previous video में पढ़ा था कि जो डुबराइनर थे उनकी डिस्कवरी में भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से फिर न्यूलैंड ने डिस्कवर किया था इसके बारे में। फिर न्यूलैंड की डिस्कवरी में भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, अब वो पढ़नी है हमें। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, दैट्स बाय मिस्टेक, कि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो मैंने ये वाला टॉपिक समझाया, अगर आपने देखी होगी आपको पता होगा कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम की जो एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, वहाँ पे वो नेटवर्क इशू की वजह से सोडियम का मुझे गलत दिख रहा था, तो उसमें मैंने वीडियो में बाय मिस्टेक ये कह दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इज़ नॉट द मेन टॉपिक। सो दैट्स रॉन्ग थिंग, दैट्स बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर द इनकन्वेंस। बट मैंने ये बोल दिया था कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये कंपलसरी नहीं है, बट ये गलत बात है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज़ कंपलसरी, मीन्स उन्होंने जो है डुबराइनर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया था। सो वो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट इनकन्वेंस, एंड आप उसको करेक्ट कर लीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, एज वेल एज उनके जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के जो एवरेज का जो मास है वो सेकेंड वाले मिडल वाले के इक्वल है। सो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ लिमिटेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। This law was applicable only up to calcium, only lighter elements। मीन्स जो ये लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव की हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, मीन्स कैल्शियम तक ही सीमित था, आप ये कह सकते हो। मीन्स ये जो लॉ था वो सिर्फ एप्लीकेबल कैल्शियम तक था, और इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। कैल्शियम क्या है, एक लाइटर एलिमेंट है, कैल्शियम इज़ अ लाइटर एलिमेंट। मीन्स ये जो लॉ था ये सिर्फ किसके लिए सुटेबल था, किसके लिए एप्लीकेबल था, दैट एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स एंड अप टू, कहाँ तक एप्लीकेबल था, किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, दैट इज कैल्शियम। आफ्टर दैट न्यूलैंड, सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशंस, राइट, फर्स्ट लिमिटेशन बिकॉज ऑफ मतलब ये पहली लिमिटेशन थी जिसकी वजह से फिर मेंडलीव को जो है क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी करनी पड़ी। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी, न्यूलैंड एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। न्यूलैंड ने क्या किया, एज्यूम कर रखा था, न्यूलैंड ने
एज्यूम कर लिया कि सिर्फ जो है 56 एलिमेंट ही है पूरे नेचर में, सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, और फ्यूचर की पूरे नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और फ्यूचर में कोई और एलिमेंट की डिस्कवरी भी नहीं होगी। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि उस टाइम पे 56 थे, तो जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्या कहा कि 56 ही रहेंगे, नेचर में 56 ही एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में डिस्कवर नहीं हो सकते। बट आज के टाइम में कितने हैं, 118 एलिमेंट्स, सो दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत बात बोली थी उन्होंने। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज वाज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें भी यही बताया गया है कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और जिनकी प्रॉपर्टीज़ फिट नहीं बैठ रही थी किसमें, लॉ ऑफ ऑक्टेव में। सो इट इज़ अ सेकेंड लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव, और यू कैन से ऑफ दिस डिस्कवरी ऑफ न्यूलैंड। Third is, in order to fit elements into his table, Newland adjusted two elements in the same slot having different properties. अब देखो न्यूलैंड ने जो स्लॉट में मतलब जो टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया था, टेबल बनाई थी मतलब क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट थे मीन्स CO एंड Ni मीन्स कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल को उन्होंने एक ही स्लॉट में डाल दिया, जबकि उनके दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। और हमने क्या पढ़ा है कि सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स आएंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बाद भी न्यूलैंड ने उनको एक ही स्लॉट में डाल दिया। सो दैट्स द रॉन्ग थिंग। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें अपने जो टेबल में उनमें फिट नहीं आ रहे थे, टेबल में एडजस्ट करने के लिए उनको एक ही स्लॉट में डाल दिया। तो ये भी उनकी एक लिमिटेशन थी, एक रॉन्ग थिंग थी विच न्यूलैंड्स डन। आप देख सकते हो पीछे वाले टेबल में, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव की जो उन्होंने वो क्लासिफिकेशन दी थी वो है, यहाँ पे देखो कोबाल्ट एंड निकल मीन्स CO एंड Ni को जो है एक ही स्लॉट में डाल दिया है क्योंकि वो फिट नहीं आ रहे थे, ठीक है। सो दैट्स द रॉन्ग थिंग, दैट्स द लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो ये तीन लिमिटेशन थी जिसकी वजह से बाद में मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल की जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी करनी पड़ी। सो इन तीन लिमिटेशंस की वजह से ही उन्हें डिस्कवरी करनी पड़ी। सो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि हम एक वीडियो में एक टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे जिससे आप लोग बोर भी ना हो और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। सो इफ़ यू गेट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो with your friends so that other students can also get help from my notes. So if you subscribe my channel, I am repeating this thing, if you subscribe my channel, so please comment so that I get to know कि कौन मेरी वीडियोस देख रहा है एंड किसको किस टाइप की हेल्प चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, so you can comment in the comment section. Thank you.